नमस्कार। आज के वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आज से हम अपनी सेकंड बुक शुरू कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय हुआ, उसके कारणों की विस्तृत विवेचना इस वीडियो के अंतर्गत आज हम देखेंगे। 16वीं सदी में भारत जो था वो समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर था, यानी 16वीं सदी भारत की समृद्धि का काल कहा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 16वीं शताब्दी में आई। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। 1750 तक आते आते कंपनी ने भारत की राजनीति में भी रुचि लेना प्रारंभ कर दिया और 1850 तक भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। यानी एक कंपनी जो कि भारत के साथ व्यापार करने आई थी, यहाँ की स्थितियों का लाभ उठाते हुए उस आर्थिक कंपनी ने यहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। एक लंबे समय तक भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हुई जिसके कारण अंततः जाकर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। तो वो कौन सी स्थितियां थीं, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय हुआ, उनको हम इस स्लाइड में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहला है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का जो विद्रोह था वो मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा था। स्टूडेंट्स, भारत में ये जो 1857 का सैनिक विद्रोह था वो इतनी तेज़ी से फैला कि इसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप भी धारण कर लिया। यानी जगह जगह ब्रिटिश शासन का विरोध जो था वो शुरू हो गया। कारण था ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन करने के लिए जैसे जैसे अमानुषिक कार्यवाही की, उससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह और असंतोष जो था वो पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया। दूसरा कारण था राजनीतिक एकता का स्थापित होना। ब्रिटिश शासन से पूर्व अगर देखा जाए तो भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। अशोक और अकबर जैसे महान शासकों के काल में भी यातायात के साधनों के अभाव के कारण और विकेंद्रित शासन व्यवस्था नहीं अपनाए जाने के कारण राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी थी। लेकिन ब्रिटिश शासन ने संपूर्ण देश को एक केंद्रित शासन के अंतर्गत लाने में सफलता अर्जित की और आवागमन के जो साधन शुरू किए ब्रिटिश शासन ने, उससे इस कार्य को पूर्ण करने में सफलता मिली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके साथ संपूर्ण भारत में एक जैसी शासन व्यवस्था भी स्थापित हो गई। इस प्रकार हम कहें कि भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। अगला है धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण। 1857 की क्रांति से पूर्व भारत में अनेक धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलनों का आरंभ हुआ, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इनके कारण बहुत कुछ राष्ट्रीय विचारधारा का अभ्युदय हुआ। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, पीसी सरकार,
ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे भारतीयों ने भारत की महानता को समझाने और उस महानता को पुनः अर्जित करने के लिए भारतीय जन जागरण को प्रोत्साहित किया। अगर हम राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहें तो यह सर्वथा उचित होगा। भारत में धर्म और समाज सुधार कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। इसी के साथ सती प्रथा के अंत, स्त्रियों के उद्धार, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार आदि के लिए राजा राम मोहन राय ने संघर्ष किया। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो इस संदेश के साथ एक महान हिंदू जीवन को नवजीवन प्रदान करने का कार्य किया। इसी तरह एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी उसके पश्चात उसके माध्यम से भारत में जन जागरण का प्रयास किया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से सुधार कार्यक्रमों का आरंभ किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जो समाज सुधारक हुए, उनके विचारों का प्रभाव जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर पड़ा। अगला है ऐतिहासिक अनुसंधान कार्य। साहित्य, धर्म और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जो थे सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, एवी कीथ, भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो इतिहास रहा उसका इतना सुंदर विवरण प्रस्तुत किया कि जिससे के सामने समकालीन यूरोपीय जो संस्था थी वो तुच्छ, वो मतलब उसके समकालीन कहा जा सकता है। तो इन विद्वानों के द्वारा इस प्रकार के तथ्य प्रकट किए गए कि अतीत में भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य जो था वो पामीर, मलाया, इंडोनेशिया तक विस्तृत रहा। इन ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यों का भारतीय जनमानस पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि पुरातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का अभ्युदय हुआ। अगला है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश शासन ने जो पाश्चात्य शिक्षा भारत में प्रारंभ की थी उसका उद्देश्य जो था वो यही था कि भारतीयों को भारत की सभ्यता और संस्कृति से विमुख कर दिया जाए और पाश्चात्य रंग में रंग दिया जाए और एक गुलाम जो संस्कृति है उसका आरंभ भारत में किया जाए। लेकिन इसका परिणाम भारत के हित में हुआ क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीय जो थे वो अंग्रेज विचारकों के संपर्क में आए, जैसे कि मिल्टन, बर्क, मिल, मेकाले, स्पेंसर, और इनकी कृतियों के माध्यम से भारतीय लोगों को स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज्य की भावना का पता चला। उनके संकीर्ण जो विचार थे उनके स्थान पर व्यापक दृष्टिकोण जागृत हुआ। इनका परिणाम यह निकला कि भारतीयों के अंदर विवेक की भावना, बुद्धि की भावना जागृत हुई और यही भावना जो थी वो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक बहुत ही शानदार प्रयास साबित हुआ। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों का विकास। भारतीय समाचार पत्र जो थे उनका विकास हुआ पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से। देश में प्रेस का विकास हुआ, समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजी पत्रों में भारत विरोधी प्रचार जो किया जा रहा था उसका जमकर जवाब दिया और भारतीयों को विदेशी जो शासन की कमियां थीं उनसे अवगत कराया। संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, बंगदूत
अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से लोगों को अपने देश की संस्कृति के बारे में और ब्रिटिश शासन के द्वारा जो किए जा रहे शासन था उसमें जो कमियां थीं उनके बारे में पता चला। नेक्स्ट है आर्थिक असंतोष की जागृति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसका परिणाम क्या निकला कि जनता निर्धनता और भुखमरी का शिकार होने लगी। उद्योग धंधों के विकास का परिणाम यह हुआ कि उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्ति जो थे वो खेती की ओर मुड़े, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ गया। सरकार ने कृषि के क्षेत्र में प्रगति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे किसानों की स्थिति बहुत चिंतनीय होने लगी। आए दिन अकाल होने लगे, जिससे कि स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। ब्रिटिश शासन ने औद्योगिक दृष्टि से विकसित इंग्लैंड और पिछड़े हुए देश भारत के बीच स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया, जिससे गिरते हुए भारतीय उद्योग धंधे जो थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। तो आर्थिक असंतोष इतना अधिक व्यापक हुआ कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा प्रदान कर दी। नेक्स्ट है भारतीयों को उच्च पदों से अलग करना। 1833 में जो अधिनियम पारित किया गया उसमें यह कहा गया कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जाएगा। किसी भी भारतीय को धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर कोई पद प्रदान करने में बाधा भी उपस्थित नहीं की जाएगी। 1858 में पुनः इस बात को दोहराया गया और भारतीयों को उच्च पदों विशेषकर आईसीएस की जो परीक्षा थी उससे अलग रखने के प्रयत्न प्रारंभ किए गए। इसमें पहले 21 वर्ष की आयु तय थी और परीक्षा जो थी वो इंग्लैंड में हुआ करती थी और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ करता था। ऐसे में भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में प्रवेश करने के लिए पहले प्रतियोगिता करना ही बहुत दुष्कर कार्य था। हालांकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरविंद घोष जैसे मेधावी विद्यार्थियों ने यह परीक्षा सफल भी की, लेकिन घुड़सवारी जैसी गौण बात के आधार पर उन्हें सेवा से रोक दिया गया। 1877 में 21 वर्ष के स्थान पर आयु जो थी वो 19 वर्ष कर दी गई, जिससे कि भारतीयों का इस प्रतियोगिता में प्रवेश करना ही असंभव हो गया। तो इस प्रकार जो उच्च पद हुआ करते थे उससे भारतीयों को अलग करने की जो नीति ब्रिटिश सरकार ने अपनाई उससे भी राष्ट्रीय आंदोलन का जागरण हुआ। अगला है अंग्रेजों की जाति विभेद नीति। अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को आधे वन मानुष और आधे जंगली कहा करते थे। भारत में जब वे यहाँ के लोगों के संपर्क में आते थे तो वो भारतीयों के प्रति और अधिक घृणा करते थे। भारत स्थित ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों की मनमानी जो थी वो भारतीयों को विशेष रूप से चुभती थी। 1872 में जब मालेकोटला में उपद्रव हुआ तो बिना अभियोग के ही 49 जो सिख थे उनको तोप से उड़वा दिया गया। इसके विपरीत अंग्रेज़ों के भारतीयों के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्य किया गया था उसमें उन्हें मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया जाता था। तो ये जाति विभेद की नीति जो थी वो इतनी ज़्यादा कटुतापूर्ण हो गई कि इसने भारतीयों के अंदर नव जागरण की दिशा में बढ़ने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है यातायात व संचार साधनों का विकास। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा बच्चों कि यातायात के साधनों का परिणाम निकला कि राजनीतिक एकता का जागरण हुआ। 1860 और 70 का जो दशक था उसमें सड़कों, रेलों, डाक तार, यातायात और संचार के जो साधन थे उनसे राष्ट्रीय भावना में वृद्धि हुई। इनके कारण अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो थे वो एक दूसरे से संपर्क साधने लगे, एक दूसरी जगह दौरे करने लगे और राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्राप्त करने की दिशा में यह
सहायक बना। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। लॉर्ड लिटन जो थे उनका कार्यकाल 1876 से 80 तक था और इस काल में उन्होंने ऐसे कार्य किए कि जिससे भारतीय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला। पहला, नागरिक सेवा की आयु जो थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने 1877 में विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया और इसी करने के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया। इस विशाल दरबार में इतना अधिक पैसा खर्च किया गया जबकि दक्षिण भारत में उस समय अकाल पड़ा हुआ था। भारतीय जो समाचार पत्र थे उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और इसी तरीके से अफगानिस्तान पर आक्रमण की नीति ने भी भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पर जो 2 करोड़ स्टर्लिंग का खर्च हुआ वह भी भारत की जनता के ऊपर ही डाला गया। इसी तरह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसमें भी भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इसी प्रकार भारतीय शस्त्र अधिनियम जो था इसके अनुसार भारतीयों को बिना लाइसेंस कोई भी शस्त्र लेकर चलने का अधिकार नहीं रखा गया जबकि यूरोपियनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। इसे भारतीय लोगों ने विद्रोह के रूप में माना, चुनौती के रूप में माना और उन्होंने आगे चलकर 1857 की क्रांति को जन्म देने में सहायक बने। नेक्स्ट है इल्बर्ट विधेयक विवाद। जातीय विभेद की नीति के कारण भारतीय जज जो हुआ करते थे वो अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में इल्बर्ट बिल जो था वो पारित किया गया और इसमें भारतीय जजों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार जो था उसका प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसका विरोध किया गया। कई महीनों तक विरोध चलता रहा और अंत में समझौता हुआ जिसके आधार पर भारतीय जजों को अंग्रेज़ों के मुकदमे सुनने का तो अधिकार दिया गया लेकिन शर्त लगा दी गई और शर्त क्या थी कि भारतीय जज उस मुकदमे की सुनवाई ऐसी जूरी की सहायता से करेंगे जिसमें कम से कम आधे लोग अंग्रेज होंगे। यानी इस प्रकार से इल्बर्ट विधेयक जो था उस पर भी विवाद की स्थिति आ गई। नेक्स्ट है विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। जिस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वों का जागरण हो रहा था उस समय इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया में राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना और इंग्लैंड में सुधार कानूनों का पारित होना जैसी घटनाएं भी थीं और इन घटनाओं का प्रभाव भारतीयों के मन मस्तिष्क पर पड़ा। इन आंदोलनों ने भारतीयों को दृढ़ता प्रदान करी और अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह 1885 में राष्ट्रीय संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना के बाद जिस तरीके से इसकी शक्तियों में अभिवृद्धि होती गई इसने जल्दी ही अखिल भारतीय संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे क्योंकि उन्हें कांग्रेस से एक उम्मीद नज़र आने लगी कि हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा देने में महत्वपूर्ण संगठन साबित हो और यही हुआ और यही कारण है कि आगे चलकर 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।